CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। क्रांति सेना ने किया इस्लामिक आतंकवाद के पुतले का दहन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को प्रकाश चौक स्थित क्रांति सेना के कार्यालय पर क्रांति सेना के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसके बाद जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रकाश चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लामिक आतंकवादी का पुतला दहन किया। वहीं क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार मीडिया में आकर दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है, मगर मां वैष्णो देवी व शिवखोड़ी के दर्शन कर लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर जिस तरह आतंकवादियों ने घात लगाकर जानलेवा हमला किया है, इससे यह साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवादी सक्रिय हैं और घात लगाकर लगातार हमारे देश के जवानों पर तो कभी श्रद्धालुओं पर तो कहीं अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर में आए भारतीय नागरिकों को टारगेट बनाकर उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। भारत सरकार को जुमलेबाजी बंद कर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है और आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि खून का बदला खून से, गोली का बदला गोली से, सबका साथ सबका विकास भुलाकर हिंदुओं का साथ हिंदुओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। लोकेश सैनी, क्रांति सेना जिला अध्यक्ष। लोकेश जी, आज पुतला फूका है, क्या कारण था, किसका पुतला फूका? आज क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है, क्योंकि जिस तरह अभी वैष्णो देवी से लौटकर आ रहे, दर्शन कर आ रहे हमारे श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया है। ये उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि खाली एक जुमलेबाजी करने से कि हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया है, हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। आतंकवाद को आतंकवाद की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। खून का बदला खून से, गोली का बदला गोली से। मुझे लगता है भारत सरकार को पुनः दोबारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसको ध्यान में रखते हुए हमें पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। और भारत सरकार से भी मैं कहूँगा कि जो हमारे वहाँ के LG हैं, उन्हें भी वे लगातार कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया, उन्हें धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। इधर हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है, हमारे आर्मी जवान वहाँ सेवा दे रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है। अन्य स्टेटों से जो हमारे भारतीय नागरिक वहाँ कश्मीर में कार्य कर रहे हैं, उन्हें घात लगाकर उन पे हमला हो रहा है। तो आतंकवाद को एक सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाकर समाप्त करने की आवश्यकता है, खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। किस तरह की मांग करती है क्रांति सेना? हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पुनः फिर से एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। संजीव बालियान पर संगीत सोम का पलटवार, पत्थर पर सर पटक कर कुछ नहीं होता। सरधना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक
मुजफ्फरनगर लोकसभा में हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा चुनाव हराए जाने का आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने डॉक्टर संजीव बालियान के तमाम आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें शायरी की भाषा में ही जवाब दिया है। आज मेरठ कैंट स्थित अपने आवास पर सरधना क्षेत्र से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भले ही डॉक्टर संजीव बालियान उन्हें अपनी हार के लिए जिम्मेदार बताकर इशारों में पार्टी का शिखंडी और विभीषण बता रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए कि वह किसी भी शिखंडी या विभीषण उन्हें कहे, इसलिए वह इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। बालियान द्वारा शायरी में खुद को समंदर बताकर दोबारा वापस लौटने की बात पर संगीत सोम ने भी शायरी में ही तंज कसा। उन्होंने कहा है कि किनारे पर आकर सर पटकने से कुछ नहीं होता, समुद्र को वापस आना है या नहीं आना यह तो उसे पता है। संगीत सोम ने खुद पर लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वह भाजपा पार्टी के समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर संजीव बालियान अगर उन पर निशाना साध रहे हैं और चुनाव हराने का आरोप लगा रहे हैं तो वह खुद बालियान को जवाब दें। बुढ़ाना का सोरम गांव, जिसे संजीव बालियान का घर माना जाता है, वह वहां क्यों हारे? उन्होंने दावा किया है कि सरधना बूथ से संजीव बालियान को वोटों का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने हार के लिए हिंदुओं द्वारा वोटिंग कम करने और हिंदू वोटों का बंटवारा होने सहित मुस्लिम क्षेत्रों में अधिक मतदान होने के कारण बताया। इसी के साथ कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर मंथन कर रहे हैं। आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर संगीत सोम ने कहा है कि इससे भाजपा का भी नुकसान हुआ है। ऐसी सीटें जहां भाजपा हमेशा जीतती आई है, उन सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी हार गए। खुद का जनाधार कम होने पर संगीत ने जवाब दिया है कि उन्हें वर्ष 2017 से ज़्यादा 2022 में वोट मिली थी। हालांकि वह चुनाव हार गए, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि उनका वोट प्रतिशत घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतना बम्पर वोट देके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पे मुकदमे हुए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए। मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया, जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो,
सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पर हारे। तो उन्हें चिंतन मनन यह करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है, अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था, कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना को चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता रहूंगा। हार जो है भीतरघात की वजह से हुई और विभीषण बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग है, कितना जायज? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। बालियान कह रहे हैं मेरा पानी उतरने में किनारे पर अपना घर मत बना लेना, तो लौट कर फिर आऊंगा। ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। अच्छा सर, सुन साहब आपने जैसे कहा कि कोई भी अगर बात की तो उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए था, तो आपने भी एक कमेंट बड़ा ओपन में किया था कि उनका इस पर इस लायक नहीं है कि मेरे से बात कर सके। तो आपने मेरा वो बयान सुना होगा, शायद आपने ये बात नोट नहीं करी होगी कि मैंने वो बयान कब दिया था। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि संगी सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं कभी विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूं और उसी का कारण है मैं हारने के बाद भी मैं
12 में जीता, जितनी वोट मिली उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट मुझे उसके बाद मिली, 17 में मिली, और 17 में जितनी वोट मुझे मिली उससे 10,000 करीब वोट ज्यादा मुझे 22 में मिली। अगर मैं विनाश की राजनीति कर रहा होता तो लोगों का आशीर्वाद मुझे बढ़ता नहीं, वो अलग विषय है, हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन मेरा वोटों का ग्राफ कभी नहीं गिरा। आपके बूथ पे ही आधी वोट मिली है पिछली बार से, आपके बूथ। देखिए, मेरा बूथ पूरी सरधना विधानसभा है, आप एक बूथ की बात नहीं कर सकते। अगर ये बात आप करेंगे तो हमारी विधानसभा बुढ़ाना में एक सोरम गांव है, वो हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं, और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहां गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहां हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं। तो ये तो अलग विषय है, कौन कहां हारा है जीता है। मैं सरधना विधानसभा की बात कर सकता हूं कि सरधना विधानसभा में मैंने चुनाव नहीं हारा। बालियान जी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो नाराजगी थी वो भारी पड़ी है। देखिए, अगर आप ठाकुरों की नाराजगी की बात करेंगे तो मैंने कहा विपरीत परिस्थिति के बाद, लोगों की नाराजगी के बाद भी हमने विधानसभा नहीं हारने दी। बालियान जी आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर, अब ये उनका विषय है, वो क्या कर रहे हैं। सुरक्षा कोई ओब्लिकेशन नहीं होता, उन्होंने सीधा सुरक्षा। अगर आप मेरी बात सुने, हाथ तो मैं सबसे मिलाऊंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर मुझे हरेंद्र मलिक मिलेंगे उनसे भी हाथ मिलाऊंगा, मुझे देश का कोई और बसपा का नेता मिलेगा उससे भी हाथ मिलाऊंगा। मैं दुश्मनी किसी से नहीं करता, मेरी सबसे दोस्ती होती है। तो चुनाव लड़ाया और सरकारी सुविधाओं का आप आनंद ले रहे हैं। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है। इतनी जानकारी सब लोगों को सोम साहब, बालियान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि उनकी हार में एक बड़ा मुद्दा था जो वोट्स में डिवीजन का है। इसको आप भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू वोटों का ना निकलना, कम निकलना, डिवीजन भी बोला उन्होंने। मैंने बता रहा हूं, हिंदू वोटों का कम निकलना, किसी कारणवश उनमें डिवीजन होना, ये हार का बड़ा कारण। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। आरएलडी के हिंदू वोट डिवीजन को भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया, ये पार्टी का विषय है, पार्टी इस पर चिंतन मनन कर रही है और पार्टी इस पर देख रही है कि ये डिवीजन क्यों हुआ। चिंता का विषय है ये हमारे लिए चिंता का विषय। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। एसी फटने से लगी भीषण आग, मारुति सुजुकी शोरूम जलकर हुआ राख। मुजफ्फरनगर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे स्थित राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स मारुति शोरूम में एयर कंडीशन एसी फटने से लगी भयंकर आग। मारुति सुजुकी का शोरूम जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में लगी। दमकल विभाग और शोरूम के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ियों से भरे हुए शोरूम को तुरंत खाली करा दिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं इस दौरान आग इतनी भीषण थी कि देखने वाले पूरी तरह सन्न रह गए। घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और सीडीओ संदीप भांगिया ने पूरे मामले की जानकारी ली और दमकल विभाग में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बता दें कि जिस वक्त शोरूम में आग लगी उस समय शोरूम में 200 से 250 गाड़ियां और स्टाफ मौजूद था। गेस्ट रूम में लगी एसी फटने से यह हादसा हुआ और देखते ही देखते पूरे शोरूम में आग फैल गई। शोरूम की वर्कशॉप में आग ने पहुंचते ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से आग पूरे शोरूम में फैल गई
और आग ने मारुति सुजुकी के शोरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर राख हो गया। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आसपास की पेपर मिल में मौजूद फायर सेंटरों का भी सहयोग इस आग बुझाने में लिया गया। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा है कि जैसे ही आग लगने की सूचना डायल 112 पर मिली तो उसके 7 मिनट के बाद ही तुरंत सीएफओ और फायर ब्रिगेड विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। उन्होंने कहा है कि आग बुझाने के बाद वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। जिस वक्त शोरूम में आग लगी उस समय शोरूम में स्टाफ और काफ़ी कार्य के लिए मौजूद लोग वेटिंग रूम में मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बचा लिया गया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। राधा गोविंद ऑटोमोबाइल शोरूम के मालिक जगमोहन गोयल के पुत्र संचित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि शोरूम में आग लग गई। जो फायर उपकरण हमारे पास मौजूद थे उनमें आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई, जिसकी वजह से तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग को दी गई। उन्होंने कहा है कि आग की सूचना पर जनपद के डीएम और पुलिस अधिकारी भी यहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि शोरूम में काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है और आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। वहीं हैरान कर देने वाली इस आग की घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। दिल्ली हरिद्वार रोड पे राधा गोविंद ऑटो मोबाइल्स की आग लगी है और इनकी शोरूम की हमें आग लगी और आग लगने के कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो अभी प्राइमा फेसी जो मौके पे जो बताया जा रहा है, जो उनके ओनर द्वारा एंड जो मौके पे जो लग रही है, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट प्लस AC के कारण लगा हुआ है। अभी इसकी आग लगभग अभी कंट्रोल में है एंड इनका जो भी नुकसान है इसका वीडियोग्राफी की जा रही है एंड इसके बाद इसके फोरेंसिक जो हमारी जो फायर विभाग की टीम है उसके द्वारा फिर गहनता से जांच करेगी किस कारण से आग लगी, क्या कारण है। उसके बाद इनको ओनर के साथ भी शेयर की जाएगी एंड अभी आग कंट्रोल में है, तो आशा करते हैं कि इसको जल्दी हम और कहाँ से गाड़ियाँ बुलाई गई सर? सहारनपुर से, मेरठ से गाड़ी बुलाई गई थी और जान से और हमारे मुजफ्फरनगर के साथ अन्य जिलों से भी गाड़ी मंगवाई गई। सर, अगर आग पर जल्दी काबू ना पाया जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? नहीं, देखिए हर एक चीज़ के लिए रिएक्शन टाइम होती है। रिएक्शन टाइम जो 112 पे जब इनकी आग की सूचना मिली तत्काल, क्योंकि मौके पे CFO आए साइट पे उनके ऑफिस पे, तो तत्काल वो गाड़ी लेके आ गया। रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट था
एंड क्योंकि इन्फ्लेमेबल मटेरियल थी, जैसे कि ऑयल्स थी जिसमें आग लगी, ड्रम से आग लगी, तो लुब्रिकेंट होने के नाते आग और गर्मी है तो इस पर काबू पाई गई। एंड जो भी अभी लगी उसका सर्वे और वीडियोग्राफी की जाएगी, उसके बाद सही आकलन बताया जाएगा। शोरूम में काफी कर्मचारी भी थे, कोई झुलसा नहीं, आज के टाइम पे जो सूचना मिली है किसी का भी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब लोग टाइम पे बाहर आ गए एंड उनका जो ऐसा कोई जनहानि की कोई ऐसा कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी है। अभी इसके डिटेल में जिसका ओनर है वो बताएंगे। जो गाड़ी थी, जो नई गाड़ी थी, उनको बाहर निकाल दी गई थी, मगर इनका जो भी इनका इक्विपमेंट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, लुब्रिकेंट ऑयल है, वो अभी जो मौके पे जो दिख रहा है नुकसान हुआ है एंड इसके अगले इसके बाद स्पेसिफिकली इसका जो इनका आकलन की जाएगी। मेरा नाम संचित गोयल है, सन ऑफ मिस्टर मोहन गोयल। ये राधा गोविंद मंडप आपका है? ये राधा गोविंद हमारी क्या है। मामला है? आज सुबह मेरे पास खबर आई लगभग 10:30 बजे कि हमारे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ आग लग गई है। उस टाइम मैं घर पे था, तो उसके बाद तत्काल यहाँ पे आए हमारे स्टाफ ने। पहले फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास थे उसके थ्रू कोशिश करी बुझाने की, बट समाव वो नहीं बुझ पाई। तो फिर प्रशासन की मदद हमें काफ़ी मिली है। लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ प्रशासन ने प्रोवाइड कराई हैं। डीएम साहब स्वयं यहाँ पे आए हमारी सहायता के लिए, तो प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमें। क्या स्थिति है अभी आपकी? स्थिति ये है कि शोरूम में काफ़ी नुकसान है, वर्कशॉप में, स्पेयर पार्ट में, एक्सेसरी में काफ़ी नुकसान है, बट भगवान की कृपा से हमारा स्टाफ और हम सभी सुरक्षित हैं। हम लोगों की गाड़ियाँ भी सर्विस के लिए आती हैं यहाँ पर, उनका किस गाड़ियों को खतरा? हमने टाइम रहते सारी गाड़ियाँ बाहर निकाल ली थी, तो किसी भी कस्टमर की किसी भी तरह की कोई लॉस नहीं है। कितना लॉस होगा? अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है जी। अभी कोई हानि? जान माल की कोई हानि नहीं है, भगवान की अच्छी कृपा रही सब। आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। कहाँ से लगी सर? ये पता लगाया जा रही थी, कोई कस्टमर लॉन्च के पास कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ था फ्रंट ऑफिस के पास, तो लगाया जा रहा है, पता देखते हैं कब क्या निकल के आता है। एक्सपर्ट द्वारा चेक कराएंगे। कौन कौन अधिकारी यहाँ मौजूद? यहाँ पे डीएम साहब मौजूद हैं, एसडीएम साहब मौजूद हैं, कोतवाल साहब मौजूद हैं और फायर स्टेशन के भी अपने अधिकारी मौजूद हैं। प्रशासन का पूरा सपोर्ट है हमारे पास। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में 30 जून को पहुंचेंगे देश भर के पत्रकार। ऑल इंडिया पत्रकार सम्मेलन होगा इस बार ऐतिहासिक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को अहिल्याबाई चौक स्थित करीम कॉम्प्लेक्स मार्केट में पत्रकार सरताज अहमद के कार्यालय पर लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र दैनिक अमन के सिपाही के मुख्य संपादक मुशर्रफ सिद्दीकी की अध्यक्षता में जनपद के पत्रकारों की एक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें विख्यात पत्रकार मुशर्रफ सिद्दीकी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी के लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक अमन के सिपाही के 31 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी 30 जून को 31वें स्थापना दिवस के शुभावसर पर समाचार पत्र के कलर प्रकाशन के शुभारंभ होगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया पत्रकार सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियां और फिल्मी दुनिया की नामचीन शख्सियत कार्यक्रम के साक्षी रहेंगे। मीटिंग को जिला प्रभारी मोहित कल्याणी, न्यूज फ्लैश न्यूज चैनल के नेशनल ब्यूरो हेड सुरेंद्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार सरताज अहमद, ठाकुर योगेश सिंह कुशवाहा, अरशद मंसूरी, वसीम मंसूरी, फरमान अब्बासी, ठाकुर सुंदर सिंह सोम आदि ने अपने विचार रखे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर चर्चाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। कुछ प्रशासन सहयोग करे ना, जैसे खबर लीक हो तो इस कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। किस प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया गया? आज की जो मीटिंग का आयोजन किया गया है वह आगामी 30 जून 2024 को दैनिक अमन के सिपाही के स्थापना दिवस के मौके पर ऑल इंडिया पत्रकार सम्मेलन मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जा रहा है। उसके संबंध में आज मीटिंग की गई और पत्रकारों से चर्चा की। अच्छा, अत्यधिक चर्चा है कि कोई VIP जो है बाहर से आ रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है? इसमें यह है कि जो ये कार्यक्रम किया गया है, हमारे समाचार पत्र को 31 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं
इसके अवसर पर एक भव्य समारोह रखा गया है। और क्योंकि अभी हमारा समाचार पत्र 8 पेज में चल रहा था, तो इसे कलर प्रकाशन भी 30 जून से प्रारंभ किया जा रहा है अपनी मशीन के साथ। तो इस मौके पर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कुछ फिल्म हस्तियाँ, देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक हस्तियाँ और सामाजिक शख्सियतें कार्यक्रम के साक्षी बने। देश भर से पत्रकारों को जो है न्योता दिया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का? इसके द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके जो पत्रकारों के देश भर में हो रही समस्या पर गहनता से विचार किया जाए। अच्छा, आज अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उन्होंने अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि पत्रकारों के साथ सही सलूक किया जाए, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, इस तरह के आदेश अनेकों बार आए हैं, अनेकों मुख्यमंत्रियों द्वारा, भारत सरकार द्वारा, स्टेट सरकारों द्वारा, लेकिन वे धरातल पर जब लागू हो, जब उसके कुछ कहा जा सकता है। कई बार आपने सुरक्षा विधेयक पर भी आवाज उठाई है, उस संबंध में। पत्रकार सुरक्षा विधेयक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर पत्रकार को जागरूक होने की जरूरत है। अच्छा, देश भर में पत्रकार सुरक्षा विधेयक लागू होना चाहिए और 30 जून में होने वाले ऑल इंडिया पत्रकार सम्मेलन में भी मुख्य मुद्दा पत्रकार सुरक्षा विधेयक रहेगा, जिसके लिए हम समस्त स्टेट सरकारों और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि वे अपने अपने यहाँ पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून बनाए ताकि यह पत्रकारों के लिए बेहतर सुविधाएं हो सके। राजनीतिक हस्तियाँ कौन कौन आ रही है? देखिए, अभी जो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान सहित अनेकों राजनीतिक हस्तियों को हमने निमंत्रण भेजा है। जैसे ही कार्यक्रम आ जाएगा उनको न्योता भेज दिया गया है। जैसे कार्यक्रम आएगा उनकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। इंडिया गठबंधन से भी कोई आ रहा है? इंडिया गठबंधन से भी हमने राहुल जी और प्रियंका जी को निमंत्रण भेजा है। इमरान प्रतापगढ़ी और राजबब्बर को भी हमने निमंत्रण भेजा है। स्थानीय स्तर पर भी हमने जनपद शामली और जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त 9 विधायक, समस्त इलाके के 500 सांसदों को भी निमंत्रण भेजा है। अब देखते हैं कौन हमारा निमंत्रण स्वीकार कर पहुंचता है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा पत्रकार सुरक्षा है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। युवती का अपहरण कर किया बलात्कार, SSP ऑफिस पहुंची पीड़िता। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची पीड़िता ने 2 युवकों पर लगाए गंभीर आरोप। थाना छपार क्षेत्र के गांव सिसोना निवासी पीड़िता ने अवगत कराया कि गांव के ही पास में स्थित गांव रई के रहने वाले काले ने गुड़ का कोल्हू लगा रखा था और मैं और मेरा परिवार वहीं पर मजदूरी करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि काले ने मुझे झूठे प्यार में फंसाकर मेरा रेप किया और मुझे किडनैप कर दिल्ली और मेरठ ले जाकर अपने दोस्तों से भी ज़बरदस्ती मेरा रेप कराया। युवती के पीड़ित परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई और 4 दिन बाद युवती को दबंग छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद युवती घर पहुंची और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में अवगत कराया। पीड़ित परिजनों ने थाने जाकर दबंगों के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से आज पीड़ित परिजनों को SSP कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। हम एक रई का काला था, वो कोल्लू पर रखा था सिसोनो, और उसके कोल्लू में हम काम करे करते हैं मजदूरी पर। हमारे लड़की और हमारे घरवाले और एक हम अपने पास नौकर रखते थे। उस लड़के ने काले ने इसे कुछ खुआ पिया कर अपने उसमें मैं भाई करके और इस लड़की को लेकर फरार हो गया। अच्छा जी कर, और फिर फरार होने के बाद
या 5-6 दिन चीज थी मेरी और 30,000 रुपए थे जी। 15 तारीख की शादी और 15 तारीख की इसकी शादी थी। सब सामान घर में इकट्ठा करके धर रखा था, जेवरात मैं सारे ठहर और 30,000 रुपए या ले। 2 अंगूठी हैं सोने की, हाँ चांदी की, जो जेवर है चांदी के में तो सब है। 21-22 हो। कहाँ से मिली थी? या लड़की चौकी में मिली हम, या लड़की ने बताते हैं कि मुझे यहाँ से गाड़ी में लाकर और मैं छोड़ कर भाग गया रामपुर चौराहे पर। है जी कार्रवाई हुई कुछ अभी? अजय कुछ नहीं हुई। वहाँ से एक चौकी वालों ने हमने तारीख लिखवाई थी, हमारी लड़की गुमशुदा। फिर हमें शक हो गया, हमने नाम भी बताया वहाँ, वो अब तक का अभी यह लड़की बताओगे आपको। अब क्या चाहते हैं आप यहाँ आए हैं? यह चाहते हैं इंसाफ चाहिए और क्या भाई, जो है ये बस उन्होंने कहा हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, तुम अपने नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के कब्जे से 40,000 रुपए की नकदी व 5 मोबाइल फोन में चार्जर और आभूषण किए बरामद। इसके साथ ही एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति युवाओं से अपराध न करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी युवा अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिससे उसका भविष्य खराब न हो सके। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापाड़ के एक घर में चोरी हुई थी। इस संबंध में थाना नगर कोतवाली पर एक युवक के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए एएसपी व्योम बिंदल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा चोरी का लगभग 100% माल बरामद करते हुए कैफ पुत्र राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त कैफ ने बताया है कि अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि आरोपी अभियुक्त कैफ पीड़ितों के बराबर में ही रहता है और रात के समय जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तभी चुपके से पड़ोसियों के घर में कूदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली क्षेत्र के एक घर में रात्रि में चोरी हुई थी। पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और एसपी सिटी के नेतृत्व में इसके खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। आज थाना कोतवाली पुलिस को इसमें सफलता प्राप्त हुई है और जिस अभियुक्त ने ये घर में घुस के चोरी की थी उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से चोरी का लगभग 100% सामान जो है वो बरामद किया गया है। इस अभियुक्त ने बताया कि अपने शौक पूरे करने के लिए इसने रात्रि में घर में घुस के चोरी की थी। जो सामान बरामद किया गया है उसमें 40,000 रुपये नकद है। उसके अलावा 4 मोबाइल फ़ोन से जो इसने घर से चुराए थे, चार्जर्स उनके भी चुराए थे और इसके अलावा इसने ज्वेलरी चुराई थी। वो ज्वेलरी भी लगभग जो है 90% रिकवरी उसमें है। इसकी वादी द्वारा शिनाख्त भी कर ली गई है। ये वही सामान है जो उसके घर से चुराया गया था। पुलिस इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी इसके पहले इसकी कोई घटना का नहीं प्रकाश में आया, लेकिन फिर भी डिटेल में पुलिस जो है इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करेगी। देखिए, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप चोरी करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कानून की नज़र से बच पाओगे। प्राय ये देखने में आ रहा है कि जो घरों में घुस के चोरी है या जो मोटरसाइकिल की चोरी है, इसमें नाबालिग बच्चे भी जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें जनपद में पहले कई मोटरसाइकिल चोरी वाले गैंग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें लड़के जो है वो नाबालिग उम्र के हैं। तो मेरा परिवार वालों से, उनके परिजनों से और जो बच्चे खुद हैं उनसे भी मेरा ये आप लोगों के माध्यम से आग्रह और निवेदन है कि अपराध से दूर रहें। अगर अपराध करेंगे तो फिर जो है सज़ा भी मिलेगी और 1% की भी जो है वो रियायत नहीं होगी। अगर आप नाबालिग भी हैं तो आपके खिलाफ नाबालिग की जो धाराएं हैं
उनमें कार्रवाई होगी, लेकिन आपका पूरा भविष्य जो है उसमें बर्बाद हो जाएगा। परिजनों से भी मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों का जो है वो ध्यान रखें और कहाँ वो किसी चोरी में या किसी भी अन्य तरीके अपराध में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इस बात का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें। और पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल चोरी में, क्योंकि हमने पहले भी कई ऐसे गैंग गिरफ्तार किए हैं जिसमें जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बच्चों को मोहरा बना के और उनके माध्यम से चोरी करवाते हैं और फिर उनको अलग अलग जगह मार्केट में खपाते हैं। तो हमने जो अपराध करवाने वाले हैं उन पे भी कार्रवाई की है और जो अपराध करने वाले हैं उन पे भी कार्रवाई की है। तो सभी लोगों से जो है वो अपराध से दूर रहकर और अपना जो सुखी जीवन है वो जिएं, ये मेरी सभी लोगों से अपील है। अभी इसके बारे में डिटेल में तफ्तीश की जा रही है, अगर कोई ऐसा तथ्य निकल के आएगा तो उस पर भी जांच की जाएगी। हाँ, ये उसी मोहल्ले का रहने वाला है और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी की जाएगी। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई तो मानो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी हो चुका है, जिसके चलते अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की तो 4 जून के बाद से मुजफ्फरनगर पुलिस ने जहां मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को लंगड़ा किया है तो वहीं 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने यूपी और बिहार FTF के साथ मिलकर बिहार के एक 2 लाख रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश नीलेश राय को मुठभेड़ के दौरान ढेर करने का काम भी किया है। दरअसल शनिवार की देर रात भी जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जहां 2 गो हत्यारों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया तो वहीं एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार करने का काम किया। आपको बता दें कि देर रात बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि परासोली गांव के जंगल में कुछ अभियुक्त गोकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके चलते आला अधिकारियों ने जब पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें 2 गो हत्यारे रिजवान और शहजाद जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए तो वहीं मौके से पुलिस ने इनका एक अन्य साथी गुलफाम भी गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने जहां घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है तो वहीं मौके से पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक जिंदा गोवंश बछड़ा, 3 तमंचे, कारतूस, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और गोकसी के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया है कि आज बुढ़ाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, उसी के क्रम में आज बुढ़ाना पुलिस ने शानदार गुड वर्क करते हुए अपराधियों को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। कौन है गाड़ी पर? सर, पुलिस और गोंकशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ इनपुट था सर? आज गोवंश का हत्या करके उसका मीट निकालेंगे और इस सूचना पर तुरंत हमारी परासोली चौकी इंचार्ज में थाना प्रभारी मौके पर आए तो देखा कि 3 अभियुक्त जो पास में खड़े गोवंश को अपने तैयारी कर रहे हैं काटने की और साथ में जब उन पुलिस वालों को सबको देखा तो वो घबरा गए और घबरा करके उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की जिसमें 2 बदमाशों की गोली लगी है और एक बदमाश मौके पर पकड़ा गया है। दोनों बदमाशों को उपचार CSC बुढ़ाना रवाना कर दिया गया है। जो पकड़ा गया जो बदमाश है उसका नाम गुलफाम है, वो यन नगला का रहने वाला है। उसने बताया कि मेरा एक साथी जो विद्वान है वो भी नगला का रहने वाला है और उसका जो साला है वो
कैराना का रहने वाला है, शमशाद है, और ये काफ़ी दिनों से गौकशी कर रहे थे। आज ये पकड़े गए हैं। इनको पुलिस हिरासत में लेकर के विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या आपराधिक इतिहास इनका है और क्या कुछ इनसे रिकवरी हुई है? इनको रिजवान पर पूछताछ में पता चला है करीब एक दर्जन से ज़्यादा लोग पंजीकृत हैं गौकशी के, और जो इसका साला है शमशाद, उस पर भी आधा दर्जन मुकदमे हैं। और इनके पास से एक स्विफ्ट कार, एक गोवंश बछड़ा, 2 तमंचे, 315 बोर, इसमें 4 जिंदा कारतूस, 2 टुकड़ा कारतूस, 1 मिस कारतूस बरामद। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर थाना रामराज पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से हुई सीधी मुठभेड़। इस दौरान 25,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त सुमित रैदास पुत्र राजकरण उर्फ राजू निवासी थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सुमित रविदास पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में 24 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी देहात आदित्य बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना रामराज पुलिस की 2 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया है कि सुमित रविदास सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर अब तक 2 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 18 मुकदमे महाराष्ट्र मुंबई में लूट के दर्ज है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपदों में भी इस पर लूट और चैन स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया है कि आजमगढ़ से वांछित चल रहा और आजमगढ़ पुलिस की ओर से इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। घायल अभियुक्त सुमित रविदास को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया, यहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं आचार संहिता खत्म होते ही जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस एक बार फिर अपराधियों पर काल बनकर टूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। थाना रामराज पुलिस की 2 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक बदमाश घायल हो गया है और एक मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाश का नाम सुमित रैदास है। यह थाना झिंझाना शामली का रहने वाला है। आज मुखबिरों से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश जो हैं घायल हो गया है। सुमित रैदास के ऊपर ये बहुत ही शातिर बदमाश है। इसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट के मुकदमे हैं, 18 से अधिक चेन स्नैचिंग के मुकदमे, इसके अलावा लूट के मुकदमे ये आजमगढ़ से वांछित भी चल रहा है और आजमगढ़ जनपद से 25,000 रुपये का इनाम भी इस पर घोषित है। घायल अभियुक्त को मेडिकल उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के समस्त राशन कार्डधारियों को अपना eKYC पूर्ण करवाना है। अतः मैं डॉक्टर सीमा जिला पूर्ति अधिकारी समस्त राशन कार्डधारियों से यह अपील करती हूँ कि आप सभी अपना eKYC पूर्ण करवाएं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 8 जून से आप हमारा राशन वितरण शुरू होने वाला है। तो मैं सभी से यह आग्रह करती हूँ कि आप सभी अपने कोटेदार के पास जाएं और अपना eKYC अपने सभी सदस्यों के साथ पूर्ण करवाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना अपडेटेड फोन लेकर जाना होगा। जो नंबर आपका चल रहा है, आपको वह नंबर फीड करवाना है। उस नंबर के उपरांत उस नंबर पर आपको मैसेजेस रिफ्लेक्ट होंगे कि आपने अपना कितना खाद्यान्न रिसीव किया है या आपने कितना आपका क्वांटिटी बनता है, जिससे कि हमारे राशन पद्धति में काफी ही सुधार आएंगे और पारदर्शिता आएगी।
यह कार्य शासन की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता का कार्य है। तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सभी अपने सभी सदस्यों के साथ में eKYC अपने कोटेदार के यहाँ जाकर आसानी से करवाना सुनिश्चित करें। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर एक छात्रा से सरेराह छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को लंगड़ा कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो जिसमें एक मनचला बाइक सवार युवक सड़क पर जा रही एक छात्रा से छेड़छाड़ करता नजर आ रहा था। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन पर फौरन वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की गई तो पता चला कि यह वीडियो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जाट कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां बुधवार की दोपहर कॉलेज से घर जा रही एक छात्रा के साथ बाइक सवार अनजान युवक द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक की गंदी हरकत कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमा लिखते हुए उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया था। तभी 7 जून की शाम देर रात पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी रुड़की चुंगी से हरिद्वार भागने की फिराक में है। तभी सिविल लाइन पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपी सलमान पुत्र गुलजार निवासी खालापाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जाट कॉलोनी में आए दिन छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए मोहल्ले वासियों ने कॉलोनी में कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। बीते मंगलवार की दोपहर जब एक छात्रा कॉलेज से अपने घर वापस लौट रही थी तभी एक बाइक सवार अनजान युवक सरेराह छात्रा से छेड़छाड़ करने लगता है। इससे पहले भी छात्रा शोर मचाती आरोपी मौके से भाग खड़ा होता है, लेकिन आरोपी की शर्मनाक हरकत पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होते ही सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट जाती है। घटना के 24 घंटे के अंदर मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन पुलिस को आरोपी युवक के रुड़की चुंगी पर होने एवं हरिद्वार निकलने की सूचना मिलती है, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक सलमान मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के खालापाड़ का रहने वाला है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र सिविल लाइन के जाट कॉलोनी में एक मनचले व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पे लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए की घटना उसमें कैद हुई थी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस पर सुसंगत धाराओं में छेड़खानी की और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम और थाना सिविल लाइन की टीम जॉइंट टीम के द्वारा इसमें लगातार दबिश दी जा रही थी और ये 24 घंटे के अंदर अंदर थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी टीम द्वारा इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इस अभियुक्त का नाम सलमान सन ऑफ गुलजार है। ये साउथ खालापाड़ का रहने वाला है। अब इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ खतौली मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ATM कार्ड बदल कर धोखाधड़ी करके खाते से रुपए निकालने की 3 घटनाओं का सफल अनावरण किया गया। बदमाशों के पास से 19,000 रुपये की नकदी और 61 ATM कार्ड
अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं घटनाक्रम को लेकर क्षेत्राधिकारी जानसठ रामाशीष यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि बदमाशों की पहचान नकुल पुत्र ओमवीर, अनुज पुत्र सतपाल, अंकित पुत्र चंद्रभान के रूप में हुई है। बताया गया है कि यह सातिर किस्म के अपराधी हैं और सीधे साधे लोगों को एटीएम पर उनका एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सातिर बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि 2 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस घंटों कॉम्बिंग में जुटी रही। वहीं तीसरे बदमाश को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया है कि जो घायल बदमाश हैं उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया और आगे की वैधानिक कार्यवाही जानसठ पुलिस ने शुरू कर दी है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि मुजफ्फरनगर से अलग भी कई जनपदों में एटीएम कार्ड बदलकर उन्होंने चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। जी, अब आज रात्रि में जानसठ से जाने वाले खतौली मार्ग पे जानसठ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। बसाइस तिराइस के पास हमारी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो वहाँ पे एक बाइक पे 3 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए। क्योंकि चेकिंग चल रही थी तो पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, तो वो रुकने की बजाय मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास में मोटरसाइकिल उनकी फिसल गई और वो गिर गए। गिरने के बाद जैसे ही पुलिस ने आकर के उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस पार्टी पे फायर कर दिए। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें देखा गया आगे जा कर के तो 2 बदमाश गिरे हुए मिले, कराने की आवाज़ आ रही थी। जब वहाँ मौके पे गए तो देखा गया कि दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसमें से दोनों घायल बदमाशों में एक बदमाश का नाम अनुज है, दूसरे बदमाश का नाम नकुल है। उनके पास से दोनों के पास से एक तमंचे प्राप्त हुए, जिसमें 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस प्राप्त हुआ और घायल बदमाश के पर्स से लगभग दर्जनों एटीएम कार्ड बरामद हुए और उनका एक साथी फरार हो गया था। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम एटीएम बदल करके लोगों के अकाउंट से एटीएम के माध्यम से चोरी करते हैं, क्योंकि इसीलिए पुलिस को देख करके हम भाग रहे थे। जो बदमाश फरार था उसकी कॉम्बिंग की गई, उसको कॉम्बिंग के दौरान उसको पकड़ा गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ और उसने अपना नाम अंकित बताया था। कुल बदमाशों के पास से एक बाइक बरामद हुई है और कैश के रूप में लगभग 19 से 20 हज़ार रुपये बरामद हुए हैं। इनको जो घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पुराना भी इतिहास है जी सर? अभी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनके द्वारा आगरा, झांसी, ग्वालियर और रुड़की और हरिद्वार में भी इस तरह एटीएम बदल करके एटीएम से पैसे की चोरी की जाती। अभी तक इतनी ही जानकारी प्रकाश में आई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, तो वहीं लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी जताया आभार। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित सांसद को फूलमाला पहनाकर किया सम्मान। नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वह सभी के सांसद है और कोई किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, सभी के काम करूंगा। इसी के साथ उन्होंने हरिद्वार मार्ग पर पड़ने वाले छपार टोल प्लाजा को हटवाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह टोल टैक्स के तौर पर अवैध वसूली कर रही है। आरोप लगाया है कि हरिद्वार में सभी की आस्था है और हरिद्वार की आस्था को लेकर अस्थियां विसर्जन करने के लिए अक्सर लोग आते जाते हैं। उनसे भी सरकार छपार टोल पर जबरन टैक्स वसूल रही है, जिसको हटाए जाने को लेकर मेरी ओर से यह कार्य प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर।
समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल और काम करने के हम अग्रणी क्षेत्र में जाएंगे। आने वाले समय में मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कौन ये मीटिंग समाजवादी पार्टी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये, चुनाव से पहले एक दिन पहले से एक बात की आपने, बड़ी तीखी बात करते हो। आपने ये कहा था कि चुनाव की जांच, संपत्ति की भी जांच होगी और भी कई बातें आपने कही, तो वो कब शुरू होगा? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनो। अब कुछ बातें होती है तो व्यक्ति, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारे हाथ में अपना व्यक्तिगत जीवन तो है, राजनीतिक जीवन हमारी पार्टी की नीति, पार्टी के साथी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे तय करते हैं। जहां तक संपत्ति की जांचों की बात है, अवैध संपत्ति जिसकी आप चाहो, मुजफ्फरनगर के नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते आप मुझे दो, मैं उसकी जांच कराऊंगा। मैं खुद अब अगर किसी की भी दे दो उसी करवा देंगे। आपके पास भी जानकारी है किसी के पास जो है अटूट संपत्ति है या अवैध संपत्ति? यार एक बात बताओ, आप घास मंडी में सोने का भाव पूछ रहे, मैं गांव का आदमी, मुझे बोला मुझे तो पता गया, मुझे पता आ गया इन बातों का। आप बता दो जिसकी अच्छा बात सुनिए, जिसकी आप कहोगे उसकी जांच करवा देंगे। चुनाव के दौरान हाँ, मेरी बात सुनो। आज भी ये कह रहे हैं कि भले ही एमपी साहब जीत गए लेकिन हम हरेंद्र मलिक से डरने वाले नहीं हैं। क्या आप उन्हें डरा रहे हैं क्या? मैं आज लोग कभी कोई डरा नहीं, और ना मेरा ये काम है डराने का, ना मैं माफिया, ना गुंडा, ना बवाली। आज आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपके सहयोग और आपने हमारा समर्थन किया इस चुनाव में, हमारी बातों को जिस तरीके से आपने रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने जो ये प्रेस बुलाई है, मुजफ्फरनगर के सम्मानित मतदाताओं का जो आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी आदरणीय हरेंद्र मलिक जो समर्थन, अपार समर्थन और प्यार मिला है, हम पूरे मुजफ्फरनगर के मतदाताओं को बहुत बहुत समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद अदा करते हैं। पूरी पार्टी की तरफ से सबका आभार। और भी इधर है, और हिंदू का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है जिंदा या मुर्दा हरिद्वार जाता जरूर है। अगर हरिद्वार वाली सड़क को टोल मुक्त कर दी जाए तो इस देश में पहले भी बिना टोल की सड़कें थी। मेरे याद है अम्मार रिजवी, डॉक्टर अम्मार रिजवी मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के, सीतापुर में एक सड़क पर टोल लगा था, सारा हाउस एक हो गया था कि अब हमें जजिया कर देना पड़ेगा। भाई आपका जितना वोट है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप विदेश बैंक से कर्जा ले रहे, आप दूसरी देशों से कर्जा ले रहे, ठेकेदार से सड़क बनवा रहे, फिर टोल ठोक रहे। आपने कार खरीदी, स्कूटर खरीदा, जब आपने लिया तो आपने एक्साइज दी, उसमें तेल गिरवा तो एक्साइज दी, आप पास कराने के रोड टैक्स दिया, तेल में सेस दिया, रोड पर चढ़े फिर टैक्स। भाई ऐसा ना करो, एक जगह ले लो, दो जगह ले लो, इस पर विचार करना चाहिए। फिर आप कितने दिन तक लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस गुड़गांव जाते थे, उन्होंने गुड़गांव और दिल्ली के टोल को देखा, सर्वे कराया तो पता लगा कई सौ गुना कलेक्शन कर चुके और खत्म हो गया। भाई यहाँ भी तो कोई सीमा तय कर दो यार। पहले जब टोल शुरू हुआ था तो ये था कि भाई जब ये पूरा हो जाएगा पैसा इसे खत्म कर देंगे। अब ये परमानेंट बिजनेस बन गया। पर गरीब की क्या है गरीब की दिक्कत?
उन्हें भी चल लिया टोल। भाई साहब मैं ये कह रहा, गरीब की क्या गलती है? गरीब आदमी उधार सुधार कार ली और कद्दी घेरे तो मुजफ्फरनगर आओगा तो कितने दे भाई? यहाँ 85 कितने 90 रुपए कद्दी घेरे में 90 रुपए देने पड़ेंगे। 8 किलोमीटर आने के 90 रुपए। आपने धन्यवाद अदा करने के लिए क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर के सम्मानित मतदाताओं को जिन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव में भाग लिया, चाहे किसी दल को वोट दिया हो, उन सबका हृदय की गहराई से आभार, उन्हें नमन। और जिनका आशीर्वाद मिला है उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। और जो हमारे से दूसरे दलों को जिन्होंने वोट दिया उन्हें भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम व्यक्तिगत रंजिश कोई नुकसान किसी को पहुंचाने वाले नहीं है। अगर हमारे लिए कभी कोई काम होगा तो उसमें भी उनके साथ करेंगे। एमपी साहब, एक सिंडिकेट के बारे में बात बताइए आपने, उद्योगपतियों में क्या है वो? मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो ये जनरल बात कही, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैंने ये कहा था कि देखिए यहाँ उद्योग, मुजफ्फरनगर में उद्योग है, उद्योगों को जिंदा रखने के लिए समानता का आधार बनाना पड़ेगा। या तो जीएसटी सब दे या तो जीएसटी कोई ना दे। ये नहीं है कि एक उद्योग तो जीएसटी दे नहीं रहा, एक दे रहा। 18% का कम्पीट कैसे कर पाएगा वो उद्योग बंद हो जाएगा। हमारा कहने का आशय यही है, केवल मैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ। मेरा तो यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन सख्ती से इसे देखे कि जो थोड़ी बहुत छूट देनी सबको दे दे। अच्छा ठीक है साहब, उसको स्पेशल छूट मिल रही है जी। और जब तो पीड़ा हो रही भाई। अच्छा, ये जो हरिद्वार वाले रोड से आपने टोल हटवाने की बात कही, क्या है भाई? मुझे ये अपेक्षा है कि देखिए जब वो धर्मवादी सरकार है, मेरा ये है धार्मिक मामला है। हाँ, एक आदमी अपने माता पिता के फूल लेकर के गया और उसे जजिया कर देना पड़ा। ये जजिया करी तो है, तो ये अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, मुझे अस्थि कलश हाथ में है और टोल की बात है तो कोई बात है? आप अस्थि कलश पर भी टोल लेंगे? चलिए, अगर आम नागरिक को आप ले रहे जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं या जो अस्थि कलश लेके जाते हैं उन्हें छूट कर दीजिए। एमपी साहब, एक गांव में आपके भी टोल है जगह में, तो शुरुआत क्या आप वहां से करेंगे? नहीं, मेरा मारपीट झगड़ा होता है ऐसा है, मैं कानून अपने हाथ में लेता नहीं भाई। अच्छा, मेरा तो बड़ा साफ मानना, हम तो जो नियम है उनका पालन कराने का प्रयास करेंगे और जो मांग करेंगे हम ये जानते हैं फिजिकली कुछ करने से कुछ नहीं होता। जो होगा ऊपर सरकार से कह करके होगा, जो भी मंत्री बढ़ेगा उससे कहेंगे, अनुरोध करेंगे। मुजफ्फरनगर में पिछली सरकार में मुआवजा का भी जो है इस तरह से छुटकारा, अभी मैं शपथ ले आऊँ, फिर आप लोगों को बुला के सलाह लूँगा, फिर एमडी वालों को बुलाऊंगा और फिर बात करेंगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश नीलेश रॉय पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया। नीलेश बाइक से जा रहा था, पुलिस ने उसे रोका तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस मुठभेड़ में नीलेश के सीने में गोली लग गई। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। यूपी एफटीएफ, बिहार एफटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन को मिलकर अंजाम दिया है। नीलेश बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड बदमाश था। 21 फरवरी को बिहार पुलिस वह फायरिंग करके भाग गया था। तभी से पुलिस उसकी सरगर्मियों से तलाश कर रही थी। उस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी सहित 16 संगीन अपराध दर्ज हैं। जंगल में बाइक फिसल गई। इस दौरान 2 बदमाश पुलिस की ओर से फायरिंग करते हुए भाग गए। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया है कि बुधवार देर रात कल्याणपुर पुलिस चौकी पर यूपी एफटीएफ और बिहार एफटीएफ की अपराधियों के बारे में जानकारी ले रही थी। तभी बुढ़ाना की तरफ से एक बाइक पर 3 युवक आते दिखाई दिए। तीनों संदिग्ध लग रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो फायरिंग करते हुए खतौली बुढ़ाना मार्ग की ओर भाग निकले। टीम ने बदमाशों का पीछा कर गांव इंचोड़ा के जंगल में बदमाशों की बाइक फिसल गई। 2 बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए, लेकिन एक पुलिस की गोली से घायल हो गया। टीम ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने
उपचार के दौरान बदमाश को मृत घोषित कर दिया। एसएसपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे प्रकरण में बिहार एसटीएफ ने यूपी एसटीएफ के साथ अपनी इंटेलिजेंस जानकारी साझा की थी। बताया कि नीलेश राय जो बिहार का एक कुख्यात अपराधी है, वह यूपी के एनसीआर क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। यह सूचना थी कि मुजफ्फरनगर में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। बिहार एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, प्लान किया और नाकेबंदी करते हुए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। कट रोड फायरिंग में नीलेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहीं चिकित्सकों ने नीलेश राय को मृतक घोषित कर दिया। बिहार एसटीएफ ने जानकारी दी है कि 2 फरवरी 2024 में बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस द्वारा इनकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें नीलेश रॉय ने फायरिंग की थी, जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति को गोली लग गई थी। वहीं मृतक बदमाश 2 लाख रुपए का इनामी बताया जा रहा है, जिस पे अब तक 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। दिनांक 5 जून 2024 की रात्रि 10:30 बजे जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें बिहार एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार पुलिस से वांछित 2 लाख के इनामी अपराधी नीलेश राय, जो बेगूसराय का रहने वाला था, उसकी मुठभेड़ में मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में बिहार एसटीएफ ने यूपी एसटीएफ को अपनी इंटेलिजेंस शेयर की थी कि नीलेश राय जो एक दुर्दांत अपराधी है बिहार का, वो यूपी में एनसीआर क्षेत्र में कहीं छुपा हुआ है, जिस पर यूपी एसटीएफ की नोडा यूनिट काम कर रही थी। उनकी ये सूचना थी कि वो मुजफ्फरनगर में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है। तो मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया और नाकाबंदी की। नाकाबंदी में जो बदमाश जिनकी पहचान है, उन्होंने पुलिस पार्टीज पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने रिटेलिएटरी कंट्रोल फायरिंग में नीलेश राय घायल हो गया, जो तत्काल अस्पताल ले गया, परंतु पुलिस फायरिंग से घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बिहार एसटीएफ द्वारा ये बात बताई गई है कि फरवरी 2024 में भी बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें नीलेश राय ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और एक प्राइवेट आदमी को उसमें गोली लग गई थी। मृतक 2 लाख के इनामी नीलेश राय पर कुल 16 मुकदमे बिहार में दर्ज हैं और वहां से 2 लाख का इनाम इसके ऊपर था। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भैया मोबाइल पिक्चर किसका आया होगा?
उनके क्रियाकलापों की। और देखिए, जीत जनता की जीत है। लोकतंत्र में कोई तगड़ा नहीं होता, कोई हल्का नहीं होता। जिसके साथ जब जनता का आशीर्वाद हो जाता है वो तगड़ा हो जाता है, जब आशीर्वाद हट जाता है हल्का हो जाता है। ये जीत मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में पेश करता हूं। ये जीत जो चौधरी सिंह का सामान 12 तुगलक रोड से फेंका गया था, जो चारू चौधरी के हमला हुआ था उसके काफिले के ऊपर, जब जयंत चौधरी पिटा था और 2019 में बेईमानी से बागपत और मुझे हराई गई थी, जनता ने, मुजफ्फरनगर की जनता ने उसका जवाब दिया है। वो बेईमानी से हराई गई थी, ईमानदारी से जीतने का काम मुजफ्फरनगर की जनता ने किया है। जीत जनता की है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, मेरा तो परिचय पड़ता है। हर बूथ से आपको वोट मिले, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा जनता का था, जनता ने वोट दिया और जनता ने वोट दिया, उनका एहसान सर्वधार्य है, उनका आदेश भी सर्वधार्य रहेगा। मुझे यार 48 साल हो गए, मुझे कुछ समझाओ कर लो। भाजपा के गढ़ में भी जो वादे किए निभाने पड़ेंगे। अच्छा, संसद बनने के बाद आपने कहा था कि आगे 5 साल की राजनीति के बाद कुछ चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव पंकज लड़े और कोई लड़े पार्टी का कार्यकर्ता। देखो, हम राजनीतिक लोगों पे अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मुझे चुनाव की राजनीति में न उतारें, संगठन का काम करेंगे। दूसरा काम 5 साल के बाद वो 72 साल का होते, अपना घर का भी तो काम करते हैं। मोदी जी 72 साल के हैं। मोदी जी भाई देखिए बड़े आदमी, उनकी मैं चर्चा नहीं करता, परंतु उनके जाकत नहीं बाड़ा नहीं, मेरा भी जाकत वाले भाई। बढ़िया वोट मिली है, तो क्या करते हैं? भाजपा के गढ़ों में भी, भाजपा गढ़ कहाँ था भाई? हाँ, मंडी गांधी कॉलोनी, मंडी गांधी कॉलोनी मेरे बहुत समर्थक परिवार रहते हैं। और देखो, ये तो थोड़ी सी कृपा इनकी हुई है पुलिस वालों की, जो हर बूथ पे उन था। मैं बड़ी साफ कहता हूँ, हमारा जो अधिकारी वर्ग था वो निष्पक्ष था। विपक्ष में पहली बार बात सुन लीजिए, जो अधिकारी वर्ग था वो निष्पक्ष था, परंतु वो दरोगा जिन्हें उसने चार्ज दिलाया था संजीव बालियान जी ने, उन दरोगाओं ने सीमाएं तोड़ दी बेईमाना करने की। ये दूसरी बात है कि हर बूथ पर हमारा आदमी मजबूत खड़ा था, उसने उनका मुकाबला किया। और मैं अधिकारियों को इसलिए निष्पक्ष कह रहा हूँ, जब वो आदमी शिकायत करता तो अधिकारी वहाँ फोर्स भेजते थे। हमारे इंस्पेक्टर कोतवाल ने भेजी, सीओ सिटी ने भेजी, सभी ने भेजा है। सबका इस पे हम ये मानता हूँ जो उपकर्त हुए थे उन्हें मेरी तो एक सलाह है कि हर आगे है सारा घर काम धाम तो होते हैं भाई, सबके बराबर लेके चले। विपक्ष में पहली बार एक जाट नेता सांसद बने, क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं जाट हूँ, जन्म वचन कर्म से जाट हूँ, परंतु यहाँ कमेरे का नेता बना है, यहाँ जाट नेता नहीं बना है। कमेरे वर्ग की जीत हुई है। मैंने पहले भी कहा था, चुनाव कमेरे लुटेरे के बीच है। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। मैं किसी जाति में, आप किसी जाति में ऐसा नकार नहीं सकते, परंतु राजनीति हम कमेरे वर्ग की करते हैं। कमेरों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, चला है अखिलेश यादव की जीत हुई है, अखिलेश यादव की नीतियों की जीत हुई है, चरण सिंह वादियों की और इसकी, और अहंकार का पतन हुआ, अहंकार की हार हुई है। मुजफ्फरनगर की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करती। मूर्ति में घंटा बजेगा बाजी के बाद घंटा बजे अम्मा मजार पे चद्दर पिछड़ अम्मा। अरे यार, शिव जी तो मारा ही तो किसान बैल रखा था और किसान है। अखिलेश यादव जी की जीत है।